प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे पैदा हो रही वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बीच देशवासियों से जिस प्रकार की अपील की है, वो केवल ईंधन बचत या सरकारी सलाह भर नहीं है, बल्कि ये एक व्यापक राष्ट्रीय चेतावनी और सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश है। आज दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, उसमें युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था, महंगाई, व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और आम लोगों के जीवन तक गहराई से पहुंचता है। पश्चिम एशिया लंबे समय से दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख केंद्र रहा है। भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करते हैं, ऐसे संघर्षों से सीधे प्रभावित होते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, सप्लाई चेन में बाधाएं, परिवहन लागत में बढ़ोतरी, यानी कि आम जनता की जेब पर सीधा असर डालती हैं। ऐसे समय में प्रधानमंत्री का यह संदेश केवल सरकार की चिंता नहीं है, बल्कि आने वाले संभावित आर्थिक दबावों को लेकर राष्ट्र को पहले से तैयार करने का प्रयास माना जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यह स्पष्ट किया कि देशभक्ति केवल युद्ध के समय सीमा पर जाकर बलिदान देने का नाम नहीं है। आधुनिक समय में राष्ट्रभक्ति का अर्थ जिम्मेदार नागरिक बनना है। यदि नागरिक अपनी दैनिक आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाते हैं, तो उसका बड़ा सकारात्मक असर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील इसी सोच का हिस्सा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक यानी कि इंपोर्टर देशों में एक है। हर साल अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार केवल तेल आयात पर खर्च होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तब भारत का आयात बिल भी तेजी से बढ़ता है। इससे व्यापार घाटा बढ़ता है और रुपए पर दबाव पड़ता है। यदि देश के नागरिक निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करें, सार्वजनिक परिवहन अपनाएं और अनावश्यक यात्रा से बचें, तो इससे तेल की खपत में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर दिया गया जोर केवल आर्थिक कारणों से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये पर्यावरणीय दृष्टि से भी आवश्यक है। भारत के बड़े शहर पहले से ही प्रदूषण, ट्रैफिक जाम, ईंधन खपत की समस्या से जूझ रहे हैं। यदि लोग निजी वाहनों के बजाय मेट्रो, बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाते हैं, तो इससे ईंधन की बचत के साथ साथ प्रदूषण में भी कमी आएगी। यह मानना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसी दिशा में प्रधानमंत्री ने आगे लोगों से अपील भी की है। आज दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और कई अन्य शहरों में मेट्रो नेटवर्क तेजी से विस्तार कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग निजी वाहनों को प्राथमिकता देते हैं। प्रधानमंत्री का संदेश इस मानसिकता में बदलाव लाने की कोशिश भी है। सुविधा के साथ साथ सामूहिक हित को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कार पूलिंग को बढ़ावा देना इस अपील में शामिल था और इसी दिशा में एक व्यवहारिक कदम भी है। महानगरों में रोजाना लाखों वाहन केवल एक व्यक्ति को लेकर सड़कों पर चलते हैं। इससे ईंधन की भारी बर्बादी होती है। यदि एक ही दिशा में जाने वाले लोग साथ यात्रा करें, तो न केवल ईंधन बचेगा, बल्कि ट्रैफिक पर दबाव भी कम होगा। विकसित देशों में कार पूलिंग लंबे समय से एक सामान्य व्यवस्था बन चुकी है, लेकिन भारत में अभी यह संस्कृति सीमित स्तर पर दिखाई देती है। प्रधानमंत्री का यह संदेश केवल आर्थिक बचत नहीं, बल्कि सामाजिक सहयोग की भावना को मजबूत करता है। माल ढुलाई के लिए रेलवे परिवहन को प्राथमिकता देने की बात भी दूरदर्शी सोच को ही दर्शाती है। भारत में लंबे समय तक सड़क परिवहन पर अत्यधिक निर्भरता रही, जबकि रेल परिवहन अपेक्षाकृत सस्ता, ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के लिए बेहतर माना जाता है। यदि उद्योग और व्यापारी माल ढुलाई के लिए रेलवे का अधिक इस्तेमाल करते हैं, तो डीजल की खपत में बड़ी कमी लाई जा सकती है। इससे लॉजिस्टिक लागत भी कम होगी और सड़कों पर भारी वाहनों का दबाव घटेगा। भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री की अपील इस नीति को जन भागीदारी के माध्यम से और मजबूत करने का प्रयास है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने की बात भी भारत के भविष्य की ऊर्जा रणनीति से जुड़ी है। दुनिया तेजी से वैकल्पिक ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहन न केवल पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करते हैं, बल्कि ये प्रदूषण नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत सरकार पहले से ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। हालांकि अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी लागत और जागरूकता जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का सार्वजनिक मंच से इस दिशा में संदेश देना, इस परिवर्तन को सामाजिक आंदोलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है।
प्रधानमंत्री द्वारा कोविड काल की व्यवस्थाओं को फिर से अपनाने की अपील भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोविड महामारी के दौरान भारत सहित पूरी दुनिया ने वर्क फ्रॉम होम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन बैठकों जैसी व्यवस्थाओं को अपनाया था। इससे न केवल कार्यालयों का काम सुचारू रूप से चलता रहा, बल्कि यात्रा और ईंधन की खपत में भी भारी कमी आई। आज जब तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है, तो कई प्रकार की बैठकों और कार्यों को डिजिटल माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। यदि कंपनी और संस्थान सप्ताह में कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करें, जो बहुत से संस्थानों में है भी, तो इससे ट्रैफिक दबाव कम होगा, ईंधन की बचत होगी, कर्मचारियों का समय बचेगा। ये केवल संकट के समय का समाधान नहीं, बल्कि भविष्य की कार्य संस्कृति का हिस्सा बन सकता है। प्रधानमंत्री ने विदेशी मुद्रा भंडार बचाने की जो अपील की, वो वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में बेहद प्रासंगिक है, जरूरी है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता का महत्वपूर्ण आधार होता है। जब आयात बढ़ता है तो निर्यात कंपैरेटिवली कम होता है, तब विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ता है। युद्ध और वैश्विक संकट के समय तेल आयात बिल बढ़ने से यह दबाव और गंभीर हो जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा अनावश्यक विदेशी यात्राओं, विदेशी छुट्टियों, विदेश में होने वाली शादियों से बचने की सलाह आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना को दर्शाती है। आर्थिक राष्ट्रवाद। भारत में पिछले कुछ वर्षों में डेस्टिनेशन वेडिंग और विदेशी पर्यटन का चलन तेजी से बढ़ा है, जिससे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। यदि लोग कुछ समय के लिए घरेलू पर्यटन और स्थानीय आयोजनों को प्राथमिकता दें, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सकता है। किसानों से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 50% तक कमी लाने और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील भी व्यापक आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसकी अपील प्रधानमंत्री ने की। भारत बड़ी मात्रा में उर्वरकों, यानी कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनका आयात करता है। युद्ध और वैश्विक संकट के कारण उर्वरकों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। फर्टिलाइजर्स की कीमतों में भारी वृद्धि देखी गई है, जिससे सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ सकता है और बढ़ा भी है, क्योंकि किसानों को सब्सिडाइज रेट पर उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स मिलते हैं, और सब्सिडाइज रेट पर मिलना यानी कि उसका जो अतिरिक्त बोझ है, जो भार है, वो सरकार वहन करती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि फर्टिलाइजर आयात किए जाते हैं, किसानों से उतना पैसा फर्टिलाइजर्स के संदर्भ में नहीं मिलता, इसलिए जो अतिरिक्त बोझ है वो सरकार को चुकाना पड़ता है, तो सरकार पर बोझ बढ़ता है। प्राकृतिक खेती न केवल मिट्टी की सेहत सुधारती है, बल्कि आयातित उर्वरकों पर निर्भरता कम करती है। अगर हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं, खाद अगर हम गोबर से बनाते हैं और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स अगर हम कम इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, यानी कि उसे हम प्राकृतिक खेती कहते हैं, जिसको बढ़ावा देने पर सरकार काफ़ी समय से जोर दे रही है। पिछले कुछ वर्षों में जैविक और प्राकृतिक खेती को लेकर जागरूकता बढ़ी है। कुछ किसानों ने इसे अपनाया भी है और लाखों का, करोड़ों का फायदा भी उनका हो रहा है। लेकिन इसे बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। प्रधानमंत्री की यह अपील कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश है। इन अपीलों को लेकर समाज में अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती हैं। कुछ लोग इसे आवश्यक और दूरदर्शी कदम मानते हैं, जबकि कुछ इसे आम जनता पर अतिरिक्त जिम्मेदारी डालने के रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि किसी भी बड़े आर्थिक संकट से निपटने के लिए केवल सरकारी नीतियां पर्याप्त नहीं होती, नागरिकों की भागीदारी और व्यवहार में बदलाव भी उतना ही जरूरी होता है। जापान जैसे देशों ने ऊर्जा संकट के समय सामूहिक अनुशासन और जिम्मेदार उपभोग के जरिए कठिन परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। भारत जैसे विशाल देश में यदि करोड़ों लोग छोटी छोटी बचत भी करें, तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश वास्तव में आत्मनिर्भरता, जिम्मेदार उपभोग और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने की सोच को मजबूत करता है। ये केवल तत्काल संकट का समाधान नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक स्थायी जीवन शैली अपनाने का आह्वान है। ऊर्जा संरक्षण, सार्वजनिक परिवहन, डिजिटल कार्य संस्कृति, प्राकृतिक खेती और विदेशी मुद्रा संरक्षण जैसे मुद्दे आने वाले समय में किसी भी आधुनिक राष्ट्र की आर्थिक मजबूती के केंद्र में रहने वाले हैं। इसलिए इन अपीलों को केवल राजनीतिक बयान के रूप में नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों के संदर्भ में एक राष्ट्रीय रणनीति के रूप में समझने की जरूरत है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील को एक दूरदर्शी अपील बताया है।
आज कुछ मिनिस्टर्स की बैठक भी होने वाली है, जिसमें पश्चिम एशिया में जो ये संकट है, इसका कम से कम असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़े, उसको लेकर आगे क्या कदम उठाने की जरूरत है, इस पर चर्चा की जाएगी।